क्रिश्चियन धर्म के अनुसार मरने वाले लोगों की बॉडीज़ को दफना दिया जाता है और ऐसे में कई बार लोग डेड बॉडीज़ को ही चुरा लेते हैं। डेड बॉडीज़ को चोरी करने के कई कारण होते हैं। ब्लैक मैजिक, कैनिबलिज्म और इंसानी हड्डियों से दवाई वगैरह भी बनाई जा सकती है। स्टोरी से पहले एक फैक्ट बताता हूँ, इसे एक स्टोरी ही समझ लो। 1830s के अराउंड इंग्लैंड में मेडिकल स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करने के लिए बस मर्डरर्स की बॉडी दी जाती थी, वो भी वैसे मर्डर जिन्हें डेथ सेंटेंस की सज़ा मिली हो। अब ऐसे में स्टूडेंट्स प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने एक ऐसा रास्ता खोजा जो सही नहीं था। स्टूडेंट्स ने ग्रेव रॉबर्स को पैसा देकर बॉडीज़ खरीदना शुरू कर दिया। आपदा को अवसर में बदला इन दो महान व्यक्तियों ने, विलियम हर्ट और विलियम बर्ग। एडनबर्ग बोर्डिंग हाउस के ये दोनों मालिक थे। इन्होंने अपने बोर्डिंग हाउस में आने वाले गेस्ट्स को मार कर उनकी बॉडी स्टूडेंट्स को सप्लाई करना शुरू कर दिया। किसी को कानो खान नहीं खबर हुआ इनके इस कांड के बारे में, पर जैसे जैसे लोगों की मिसिंग कंप्लेंट्स आने लगी, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में ये दोनों पकड़े गए। 1827 से लेकर 1828 तक इन्होंने 12 लोगों को मारा था। इन्हें भी मृत्युदंड की सज़ा हुई और इसी केस के बाद से स्टूडेंट्स को ऐसी हरकतें ना करनी पड़े, गवर्नमेंट ने वो रूल हटा दिया और स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करने के लिए बॉडीज़ मिलने लगी। हमने बड़े बुजुर्गों से काफ़ी बार ये सुना है कि अगर लाश की सही से क्रियाकर्म ना की जाए तो मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती। 1960s के दौरान एक छोटा सा परिवार था टेक्सास में, जोनाथन, रिहाना और उनकी एक 6 साल की बेटी क्लोरी। जोनाथन एक ड्रंकार्ड था और उसकी इस आदत से उसकी पत्नी काफ़ी नाराज़ रहती थी। एक दिन जब जोनाथन नशे की हालत में धुत होकर अपने घर वापस लौटा तो उसकी बहस अपनी बीवी से हो गई। जोनाथन ने नशे की हालत में अपनी बीवी और बेटी को गोली मार दिया अपने पिस्टल से, और खुद को भी गोली मारने ही वाला था कि उसके पड़ोसी जो एक पुलिस ऑफिसर थे वो उसके घर में आ गए। जोनाथन को उम्र कैद की सज़ा हुई। रिहाना और रिहाना की बेटी को बरियल रिहाना की बहन ने दिया। बरियल के 4 दिनों बाद चार्ल्स नामक एक आदमी ग्रेवयार्ड में घुस आया। चार्ल्स एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता था। उसने अपने मालिक से कुछ पैसे उधार लिए हुए थे और अब वो पैसे चुका नहीं पा रहा था। फिर एक सुबह उसने ग्रेव रॉबर्स की एक न्यूज़ पढ़ी न्यूज़पेपर में, जहां उन्होंने ग्रेव्स को खोदकर ताबूत से इंसानों के साथ दफनाई गई वैल्यूएबल जोन से जुड़ी हुई थी उन्हें चुरा लिया था और बाद में बेच भी दिया था। ये खबर पढ़कर उसने भी यही करने का सोचा। 2 बार तो वो ग्रेवयार्ड तक भी गया, मगर फिर वो डर की वजह से लौट आया। मगर तीसरे दिन उसने बहुत ही ज़्यादा हिम्मत जुटाई और ग्रेवयार्ड में घुस गया। उसने एक फ्लैशलाइट की मदद से ग्रेवस्टोन पर नाम देखना शुरू कर दिया। वो स्पेशली औरतों की ग्रेव्स में चोरी करना चाहता था। औरतों की इसीलिए क्योंकि वहाँ पे उसे ज्वेलरी मिल सकती थी। सबसे पहला ग्रेव जो किसी औरत का उसे मिला था वो क्लोरी का था। उसने बिना सोचे समझे उस ग्रेव को खोदना शुरू कर दिया और थोड़ी मेहनत करने के बाद उसे ताबूत मिल गया। ताबूत का साइज देखकर ही वो समझ गया था ये किसी बच्ची का है, मगर थोड़ी आशा में उसने वो ताबूत खोला, मगर उसमें 2 डॉल के अलावा क्लोरी की लाश थी जो देखकर ही वो बिल्कुल डरावनी लग रही थी। जेम्स लाश को देखकर बहुत डर गया और बाहर भाग गया। ग्रेवयार्ड से बाहर जाने के 15 मिनट बाद तक वो खुद को शांत करता रहा। फिर वो अंदर आया और वापस से ताबूत को बंद किया और ताबूत को बंद करने के दौरान उसे गलती से एक डॉल का हाथ तोड़ दिया। जैसे तैसे उसने सारी मिट्टी वापस डाली और फिर आधा घंटा बाहर चला गया। उसने खुद से एक बात कही, Come on, James. If not today, you will end up buried here tomorrow. और फिर अंदर आया। क्लोरी के बगल में ही उसे रिहाना का ग्रेवस्टोन दिखा और इस बार उसने डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ देखा, 1970 to 1962। 45 साल की औरत की कब्र में कुछ ज्वेलरी तो उसे मिल ही जाती। ये सोचकर उसने वो कब्र खोदनी शुरू कर दी। कब्र खोदने से पहले उसने उसके आगे प्रे करा और कहा, I am sorry, poor woman, but I am forced to do it. फिर काफ़ी मेहनत करने के बाद उसे ताबूत मिलता है। ताबूत में बस लाश पड़ी हुई थी और उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। असल में जो न्यूज़ उसने पढ़ी थी वो किसी राजा की ताबूत की थी। नॉर्मल इंसान चाहे तो ही उसके साथ कुछ ज्वेलरी वगैरह दफनाया जाता है। जेम्स को अंधेरा में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बिल्कुल टूट चुका था और वहाँ पे ही रोने लगता है। फिर उसकी टॉर्च की रोशनी में चमकता है रिहाना का एक वेडिंग रिंग। पोस्टमार्टम के दौरान सारे ऑर्नामेंट्स खोल दिए जाते हैं और वो सारे ऑर्नामेंट्स रिहाना की बहन को दे दिए गए थे, मगर बरियल से पहले उसकी बहन ने वो रिंग उसे पहना दिया था क्योंकि रिहाना उसे अपना लकी चार्म मानती थी। मरने के बाद बॉडी सिकुड़ने लगती है और ये रिंग्स वगैरह ढीले हो जाते हैं।
पर जेम्स जब उस रिंग को निकालने की कोशिश करता है तो वो रिंग बहुत ही ज़्यादा टाइट होती है। जैसे तैसे तो वो रिंग निकाल लेता है। जेम्स तुरंत ताबूत बंद करता है और मिट्टी भरकर वहाँ से जाने लगता है। रास्ते में उसे काफ़ी ज़्यादा ठंड लगने लगती है, मगर वो जैसे तैसे घर पहुँच ही जाता है अपने, और फिर वो सोने की कोशिश करता है। सपने में वो एक औरत को देखता है जो कि उसके बेड के सामने रखे हुए चेयर में बैठकर रो रही थी, और उसी के बगल में एक छोटी सी बच्ची खड़ी हुई थी जिसके हाथ में एक डॉल था। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहे थे और उनके सर से खून भी बह रहा था। इसके अलावा तो उसके सपने में कुछ और नहीं होता, मगर वो ये सपना लगातार देखते जाता है। जेम्स सुबह 12 बजे उठता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा होता है। वो पास की एक ज्वेलरी शॉप में जाता है। वो रिंग बेचना उसे सही तो नहीं लग रहा था, तो वो सोचता है कि इसका दाम बस पूछ लिया जाए। उसका दाम जानने पर वो हैरान रह जाता है, क्योंकि वो रिंग का दाम वो ज्वेलर $500 बताता है। उस टाइम के हिसाब से $500 बहुत ही ज़्यादा थे। अभी के हिसाब से भी $500 की वैल्यू होती है 40,000 रुपये। जेम्स पर उस वक्त कर्ज था बस $100 का, तो उसने वो रिंग गिरवी रखकर दुकानदार से 110 रुपये ले लिए। जेम्स अपने पास एक डायरी रखा करता था जिसमें वो अपने दिनचर्या की सारी बातें लिखा करता था। जेम्स अपने बॉस के पास जाता है और $100 दे देता है और कहता है कि वो कल आएगा काम पे, क्योंकि आज उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जेम्स अपने अपार्टमेंट वाले रूम में वापस लौट आता है। वो हमेशा की तरह अपनी सारी दिनचर्या अपनी डायरी में उतारता है। वो उस चोरी वाली बात को भी लिखता है और साथ ही वो लिखता है, It was a very shameful act done by me. I have a huge regret in my heart. I will save and make sure to return the ring to its original place. इतना लिखने के बाद वो शायद सो जाता है। 4 दिन बीत जाते हैं और जेम्स के अपार्टमेंट वाले रूम से काफ़ी तेज़ बदबू आ रही होती है, जिसे जेम्स के बगल वाले रूम का बंदा हैरिसन नोटिस करता है और पुलिस में रिपोर्ट करता है। पुलिस जब गेट तोड़कर जेम्स के रूम में जाते हैं तो उन्हें जेम्स की बॉडी मिलती है, जिसके सर में ऐसा लग रहा था किसी ने गोली मारी हो। जेम्स का काफ़ी खून उसके बेड पर ही पड़ा हुआ था और सूख गया था, और वहाँ से काफ़ी तेज़ बदबू आ रही थी। हैरानी की बात यह है कि जेम्स का घर पूरी तरह से अंदर से बंद था। खिड़की, दरवाजे, सब कुछ बंद था, तो कोई गोली कैसे मार सकता है जेम्स को। जेम्स के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि उसे गोली जैसा शार्प ऑब्जेक्ट से मारा गया था। उसका लेफ्ट हैंड टूटा हुआ था और उसकी राइट हैंड का रिंग फिंगर भी टूटा हुआ था। जेम्स के घर से ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे ये पता चले कि उसे किसने मारा हो। साथ ही पूरा रूम तो अंदर से बंद था, तो सवाल ही नहीं उठता कि बाहर से कोई आया हो, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि जेम्स ने खुद को गोली मारी हो या फिर उसने कुछ शार्प ऑब्जेक्ट से खुद को मारा हो, क्योंकि वहाँ पे कुछ वैसा था ही नहीं। पुलिस छानबीन करती है पूरे रूम में और वहाँ पे बस उन्हें एक डायरी मिलती है जिसमें जेम्स ने सारा कुछ लिखा हुआ था। हैरानी की बात यह है कि जेम्स ने सारा कुछ ब्लू इंक से लिखा हुआ था, मगर जो चोरी वाली बात थी वो रेड इंक से लिखी हुई थी, और ना वहाँ पे रेड इंक का पेन था, ना ही वहाँ पे रेड इंक था। लाख इन्वेस्टिगेशन के बावजूद ये नहीं पता चल पाता कि जेम्स की मौत कैसे हुई। पुलिस ने चोरी के बारे में रिहाना की बहन को खबर दी, जिसके बाद पुलिस के साथ रिहाना की बहन ने उस ज्वेलरी शॉप के ओनर से $110 देकर वो रिंग वापस ले लिया और अपनी बहन के ताबूत में वापस उसी तरह डाल लाई। जेम्स को भी उसी ग्रेवयार्ड में दफनाया गया। जेम्स की मौत बहुत ही रस्मी तरीके से हुई थी। अगर वो डायरी नहीं लिखी होती उसने, तो शायद किसी को भी नहीं पता चलता कि उसने क्या करा था। आपको क्या लगता है, जेम्स को किसने मारा होगा? रिहाना की आत्मा ने या फिर किसी और ने? कमेंट में बताएं। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में आप बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।